हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये इस ड्रामे की उर्दू हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 13 है। इयान भाई के शावर लेने के बाद जिसू उसके हेयर को ड्राई कर रहा था और फिर से कंप्लेन करता है वो किस किस्म की गर्ल है जिसे अपना बात लेना भी याद नहीं रहता और अपने हेयर को ड्राई किए बिना वेट स्मेली हेयर के साथ बाहर निकल जाती है। वो बोलती है उसके पास समय नहीं होता है हेयर को ड्राई करने का। वो उसको बोलता है वो बहुत ही सेंसिटिव मैन है, आइंदा जब भी वो इससे मिले जरा साफ सुथरी होकर आया करे इसके पास। इधर इसे वाइफी के नारे मारता कैंग हायक उसके पास आ रहा था। वो पकड़े जाने से बचने के लिए फौरन जीसू को ब्लैंकेट में छुपा देती है। कैंग हायक अंदर आकर उसको इनके साथ आकर रामेन खाने का बोलता है। वो बोलती है उसे नींद आ रही है, वो थक चुकी है। फिर कैंग हायक बोलता है मैं भी तुम्हारे पास आकर सोता हूँ ना। वो इसे वही रोक देती है कि इसकी जरूरत नहीं। फिर वो इसे इसके सपनों में देखने का बोलकर बाहर चला जाता है, पर खुद से पूछता है जीसू के साथ सोकर वो मेरे सपने देखेगी भला? मतलब उसने इनका चोर पकड़ लिया था। जीसू ब्लैंकेट से खांसते हुए बाहर निकलता है। मुझे छुपने की क्या जरूरत थी? और इससे पूछता है सचमुच में तुम कैंग हायक के साथ सोती हो क्या? फिर वो इसको बोलती है अगर वो दोनों ऐसे पकड़े जाते तो कैंग हायक जीसू को पंच करता, बाबुल भी टांग अड़ाने आ जाता और शायद रात के इस समय में यून से भी यहाँ पर टपक पड़ती। बला बला बला। वो सुनकर बोलता है तुम ऐसे बोल रही हो जैसे कोई बहुत ही पॉपुलर चीज हो। वो टशन दिखाकर बोलती है क्यों नहीं हूँ क्या? मतलब इन दिनों तो वो फेमस हुई पड़ी थी। फिर वो इससे पूछता है तुम कैंग हायक और मुझे एक साथ टेस्ट कर रही हो क्या? वो भी बोलती है क्यों नहीं कर सकती हूँ। पर उसके ओपन रिलेशन वाला तंज उसके मुंह पर दे मारती है। अरे बोलती है कैसे ओपन रिलेशनशिप समझो। वो बोलता है ठीक है और फिर इसके ऊपर खिसक लेता है। उसका हाथ जोर जोर से सीने की दीवार तोड़ कर बाहर निकल रहा था। वो इसके ऊपर इसको किस करने वाले मूड में बोलता है हाँ वो कर सकती है मगर ख्याल रखे अगर इसे गुस्सा आ गया ना तो इसके खैर नहीं है। वो अपनी आंखें बंद करती है। वो किस करने लगता है पर इससे पहले कि दोनों की किसी होती कैंग हायक अंदर आकर इसे इसके पास से उठाकर सीधा बाहर करके जाकर सबके साथ बैठकर रामेन खाने को बोलता है। जीसू ड्रेस चाहता है कि वो इसे भी मुक्का मारने आया है, पर वो इसे अपने साथ मॉम की पिक्चर दिखाता है। कैंग हायक बोलता है मैं तुम्हारा हायोंग हूँ और वो औरत इयान भाई मेरी वाइफ है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ सो सकती है। इयान भाई बाहर डोर पर नॉक किए जा रही थी उनको बाहर निकलने का बोलने के लिए। बाबुल और हान वो भी शोर सुनकर वहाँ आ जाते हैं। इनको बताती है वो दोनों सिर्फ इसकी वजह से अंदर लड़ रहे हैं तो वो दोनों डोर को खुलवाने या तोड़ने में इसकी हेल्प करें। और फिर वो सबके सब बाहर से इन दोनों को बाहर निकलने के लिए बोलने लगते हैं। इधर जीसू को पता चलता है वो उसकी मॉम के फर्स्ट लवर प्लस हस्बैंड में से है जो कि जापान रहता था और उसके डैड उसकी मॉम के सेकंड हस्बैंड थे। जीसू पूछ रहा था वो इतने लंबे अरसे तक छुपा क्यों रहा, इतने अरसे के बाद यूँ अचानक सामने क्यों आया है। कैंग हायक के पास ना तो छुपने की खास वजह थी और ना ही उसे इस वक्त बताने की। बस अब वो मजीद छुपाना नहीं चाहता था तो बता दिया। इधर वो तीनों डोर खोलने का ट्राई कर रहे थे। बाबुल अपनी ताकत आजमाना चाहता था पर इधर वो दोनों खुद ही शोर सुनकर डोर खोल देते हैं कि बस तुम लोग ज्यादा एनर्जी जाया मत करो। हायन वो इयान भाई जीसू से पूछ रहे थे वो ठीक तो है ना? इन्हें लग रहा था कैंग हायक से मार खाई है। कैंग हायक इनको बोलता है इनके कव्वों की तरह बाहर काएं करने की वजह से वो दोनों ठीक से बात भी नहीं कर पाए। तुम सबके सब लोग जाकर सो जाओ, हम दोनों बाहर बात करने जाएंगे। बट इयान भाई को लगता है वो इसको लेकर बात करने वाले हैं। इनके बीच में इसी को लेकर लड़ाई हो रही है। हायन और बाबुल को घर पर रहने को बोलती है कि हम तीनों इकट्ठे साथ बात करने जाएंगे, पर वो दोनों इसको बोलते हैं सबसे ज्यादा शोर तुम ही करती हो और तुम्हारा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो महारानी साहिबा आप घर पर ही तशरीफ रखिए। घर पर बाबुल इससे पूछता है वो दोनों इसकी वजह से क्यों लड़ रहे थे। बोलती है क्योंकि वो दोनों इससे लाइक करते हैं। बाबुल कैंग हायक की साइड पर था तो इसे जीसू से दूर रहने को बोलता है। इन दोनों की बातें सुनकर हायन वो वहाँ आता है जो कि ऑफ कोर्स जीसू की तरफ था। बाबुल को एक की चार लगाते फफे कुटनी मासी बनते देखकर इसे अपने काम से काम रखने को बोलता है कि आखिर टीचर और जीसू एक दूसरे को लाइक करते हैं। बाबुल बोलता है पर वो हाई स्कूलर और नूनो से 6 ईयर छोटा है। हायन वो बोलता है लवर्स के लिए एज मैटर नहीं करती है और वैसे भी हम लोग इस साल एडल्ट बनने वाले हैं। बाबुल बोलता है पर इयान भाई चिकन फीट और सूजू के बिना नहीं रह सकती है और जीसू तो ब्रेड के पीसेस और स्टीक के पीसेस पर पला हुआ बिगड़ा हुआ रईस ज्यादा है। इनकी लड़ाई बहुत जोरों की जा रही थी। हायन वो बोलता है फिर यूनसुई और तुम्हारे अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम भी बिल्कुल इसी तरह से इसी कंडीशन में हो। यूनसुई रिच बिगड़ी हुई अमीरजादी और तुम पूरे केयरलेस। वो इन दोनों को लड़ते देखकर हैरान परेशान हुई बैठी थी। एक बोलता है उसकी सोच नैरो माइंडेड है और उसने मेरे को डिसअपॉइंट किया। बाबुल बोलता है तुमने मेरे को डिसअपॉइंट किया और दोनों को आंखें दिखाते हैं।
हैं, पर इधर बाबुल के स्नीज करने पर वो दोनों वहाँ से गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो जाते हैं। जीसू कैंग हाय को बोल रहा था, तुम्हें लगा मुझे बताकर शौक दोगे, पर मुझे जरा भी शौक नहीं लगा, क्योंकि हम रिच लोगों की दुनिया में कब किस पत्थर के नीचे से कौन सा सीक्रेट चिल्ड्रन या ब्लैक शीप चिल्ड्रन या बगैर नाम के चिल्ड्रन निकल आए, हम इसके लिए पहले से ही रेडी रहते हैं। पर है तुमने पत्थर के पीछे से निकलने में थोड़ा ज्यादा समय लगा लिया, और यकीनन तुमने ये सब कुछ ज्यादा पैसों की डिमांड करने के लिए किया होगा। जीसू को लग रहा था कैंग हाय उसकी दौलत से हिस्सा पाने के लिए सब बता रहा है, क्योंकि खुद जीसू की हर बात जो पैसे से शुरू होती है और पैसे पर खत्म होती है। तो कैंग हाय उसको बोलता है, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा आगे की सोच रखते हो। जीसू कम्प्लीमेंट सुनकर हैप्पी होता है कि थैंक, ओवर स्मार्ट तो मैं वैसे भी हूँ। पर कैंग हाय से पूछता है, तो फिर बताओ तुमने कितनी रकम सोच रखी है। कैंग हाय इसकी बातों से डिसहार्ट हुआ था कि उसकी ऐसी तरबियत देखकर, ऐसे हाल में देखकर इसका दिल खून के आंसू रो रहा है, और ऐसे बताता है वो इयोन भाई को कभी किसी और मत के लिए कभी भी न जाने देता, मगर जीसू के इसके छोटे भाई होने की वजह से उसने इयोन भाई को उसके पास जाने दिया। जीसू इसको बोलता है, तुम्हें इतना कूल बनने के लिए किसने बोला था? क्या मैंने तुम्हें कहा था ना जाने देते? फिर भी इयोन भाई मेरी ही थी। कैंग हाय इसको बोलता है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी मॉम तुम्हें क्यों छोड़ कर गई? तुम्हारी सेल्फिश चा फैमिली की वजह से तुम्हें छोड़ा, तुम्हारी फैमिली जो कि किसी के दिल की केयर करना नहीं जानते हो। जीसू को सुनकर प्राउड था कि यही बात तो उसके डैड और कैंग हाय के पुअर डैड को डिफरेंट बनाती है। और वैसे भी ऐसा सेल्फिश मैन जिसके पास दौलत हो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। इसको बोलते हैं, अगर उसने इनकी फैमिली या डैड के बारे में एक बार भी दोबारा कभी एक शब्द भी गलत बोला तो अपने हाथ में पकड़ी बोतल को क्रम्बल करके दिखाता है, तुम्हारी भी यही हालत कर दूंगा। कैंग हाय बोलता है, इससे इसकी जरा भी परवाह नहीं है, बट इसके आसपास के इनोसेंट लोग अगर हट हुई है तो इसके हाथ से स्क्विश की हुई बोतल को दोबारा से हवा भरकर बोलता है, मैं इन सभी के वुंड्स पर ब्लो करने वाला बनूंगा, याद रखना। और इससे बोलता है, इयोन भाई ओल्ड फैशन गर्ल है, अगर इसे पता चला कि हम दोनों भाई हैं तो वो छोड़कर भाग जाएगी, वो किसी एक के साथ भी नहीं रहेगी। इसे इस बात को सीक्रेट रखने को बोलता है। जीसू दोबारा बोतल को क्रम्बल करके इसे बोलता है, वो इयोन भाई को इससे ज्यादा अच्छे तरीके से जानता है, तो ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है और अपने काम से काम रखे। इयोन भाई को इन दोनों की फिक्र थी। डोंगजू को कॉल करती है, वो बोलती है, फिक्र मत करो, आराम से जो हो रहा है इसको एंजॉय करो और चुपचाप सो जाओ। इधर जीसू जब वापस आता है और इसे वियर्ड तरीके से सोते देखकर सोचता है, वो इस तरह की गर्ल को कैसे लाइक कर सकता है आखिर। वो उससे जगाने लगता है और सीधा रूफ पर ले जाता है। वो वहाँ जाकर उसे गौर से देखने के बाद उसके ठीक होने को पूछ रही थी। जीसू टोन मारता है, बहुत जल्दी नहीं ख्याल आ गया, इतनी फिक्र थी तो गधे घोड़े बेचकर सो कैसे रही थी। बोलती है, कॉल का वेट करते करते पता ही नहीं चला कब आंख लग गई, वरना मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। जिस पर वह उसको पकड़कर पूछता है, क्या मेरी कॉल का या फिर कैंग हाय की कॉल का वेट कर रही थी। इसको सोचते देखकर पूछता है, इतना मुश्किल सवाल किया है क्या मैंने। वो इसको बोलती है, पर वो गुस्सा क्यों निकाल रहा है जिसे उसने इसका कर्जा चुकाना है। वो इसके लिप्स को फिंगर में लेकर बोलता है, गुस्सा क्यों करूंगा, ये तो वैसे भी मेरे हैं। वो उसको पूछती है, उसके एक बार उसे किस करने की वजह से उसे अपना समझता है क्या। वो बोलता है, तुमने खुद ही तो लास्ट नाइट को बोला था मेरे किस करने से तुम मेरी हो गई हो, क्योंकि तुम्हारा हार्ट मेरी वजह से बॉयल हुआ है। बाबुल आते हुए सुन लेता है, इनसे पूछता है, तुम दोनों ने किस की है क्या। जीसू भी जलाने के लिए उसे हक करते हुए बोलता है, हाँ की है, फिर क्या करोगे। हाइनवेन को अंदर बुलाने आता है। कैंग हाय ने इयोन भाई के रूम का डोर तोड़ दिया था। बोलता है कि इयोन भाई इसे दोबारा चीट न कर सके जीसू के साथ, इसलिए। और सुनकर जीसू के अंदर कुकर बॉयल हो रहा था। इयोन भाई डोंगजू के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। उसे बताती है कि सुनामी आ जाएगा अगर उसने हालात कंट्रोल न किए, पर डोंगजू मशवरा देती है, कंट्रोल करने की क्या जरूरत है, मजे से जो होता है एंजॉय करो। इयोन भाई को बात समझ में आ जाती है। इयोन भाई इससे पूछती है, किमची बनाने वाले दिन तुम और कोच अचानक कहाँ गायब हो गए थे। डोंगजू मुंह खोलकर पहाड़ जितना बड़ा झूठ बोल देती है। वो अपने फियांसे से मिलने गई और कोच कहीं किसी कोने खुदरे में पड़ा सोता रहा होगा। इयोन भाई शॉप पर वापस आती है। चारों इकट्ठे पूछते हैं, वो कहाँ थी। वो बोलती है, सर में दर्द था, रिलैक्स कर रही थी। कैंग हाय कल इनको काम से छुट्टी देने का ऐलान करता है। बबूल इयोन भाई को कैंग हाय और उसके साथ बेसबॉल खेलने के लिए बोलता है। जीसू ऐलान करता है वो उसके साथ डेट पर जाएगी। कैंग हाय भी नारा लगाता है, वाइफ मेरे साथ डेट पर जाएगी। लो बस शुरू होने की देर थी। हान वो जीसू के साथ हो जाता है। ये पहले जीसू ने बोला था तो इयोन भाई उसके साथ जाएगी। बबूल कैंग हाय का चमचा था, बोलता है नूनो कैंग हाय के साथ जाएगी। बबूल हानवो की बात सुनकर बोलता है, अभी मेरी नूनो कोई सेल पर लगा आइटम है कि पहले आओ पहले पाओ की बात कर रहे हो। वो इन सबको लड़ते देखकर उसके दिमाग में जोर जोर के हार्ट अटैक होने लगे थे। वो इन सबको चुपी करवाती है कि वो इस तरह के लव ट्रायंगल से पक चुकी है, वो किसी को भी डेट नहीं करेगी बल्कि इन दोनों को
इकट्ठे डेट करेगी। जीसू कैंग हायक की दोबारा से नोकझोंक स्टार्ट हो जाती है। जीसू से बोलता है ज्यादा इयोन बाई के बारे में सपने देखने की जरूरत नहीं, लास्ट पर वो सिर्फ और सिर्फ इसे ही सिलेक्ट करेगी, क्योंकि ड्रामास की स्टोरी में तुमने देखा नहीं कि गर्ल्स हमेशा रिच बैड गाय के साथ ही एंड करती हैं, तो तुम अपना पत्ता कटा समझो। कैंग हायक भी कॉन्फिडेंट था, बोलता है देखते हैं, मुझे भी कुछ कम न समझो, अभी तो मैंने अपने पत्ते खेले ही नहीं है बच्चों। यून सी बावुल को कॉल करती है, पर वो जानबूझकर उसे नखरे दिखाने के लिए कॉल पिक नहीं कर रहा था। यून से गुस्से से पागल होती जा रही थी। यून भी सुबह रेडी होकर जब आती है, सब पर बिजलियां गिरा रही थी। कैंग हायक भी इम्प्रेस हो जाता है। डोंग जो फिर कोच के साथ थी, दोनों के बीच में कुछ या पता नहीं बहुत कुछ हो चुका था, पर दोनों एक दूसरे से कुछ भी याद न होने का आंखें बचा बचा कर झूठ बोल रहे थे। डोंग जो सामने यून बाई को आते देखकर कोच को वहाँ पर छुपने को बोलती है। इधर कैंग हायक को वहाँ पर खड़े इस रेस्टोरेंट के शेफ सुनवू से फड्डा हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों को एक दूसरे से लड़ने का पोज बनाते देखकर यून बाई अपनी टांग बीच में घुसा देती है। कैंग हायक देखकर अबे ये क्या कांड कर दिया, तुम्हें किसने बोला था। डोंगजो और कोच इनसे आंख बचाकर बाहर फूट लेते हैं। इन दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़े देखकर दोबारा से प्यार का करण लगता है। और अब डोंगजो कोच से पूछती है कहीं पीने चले। कोच जैसे नेकी और पूछ। इधर कैंग हायक और सुनवू मजाक कर रहे थे। सुनवू ने अपना न्यू रेस्टोरेंट ओपन किया था। वो कैंग हायक से पूछता है ये साथ किसको चिपका रखा है। यून बाई के बोलने से पहले वो बोलता है जल्दी मेरी गर्ल बनने वाली है। फिर कैंग हायक के पेट में मरोड़ पड़ने पर वॉशरूम चले जाने के बाद सुनवू की यून बाई से बातें करने से उसे लगता है कि जैसे यून बाई जापानीज है। वो उससे पूछती है क्यों, उसे ऐसा क्यों लगा। वो बोलता है क्योंकि कैंग हायक ने आज तक कभी किसी कोरियन गर्ल को डेट नहीं किया है, तुम उसकी पहली कोरियन गर्लफ्रेंड हो। जिसे सुनकर हैरान हो जाती है। जीसू डैड को झूठ बोलता है, वो संडे को हानवो से मिलने जा रहा है। फिर अपने डैड के साथ एनिमल प्लेनेट शो देखने के लिए बैठता है और अपनी मॉम के इनको छोड़कर दोबारा जापान चले जाने का कारण पूछता है। उसके डैड बोलते हैं उसका हार्ट हर्ट हुआ था, इसलिए वो मरने से पहले अपनी जन्मभूमि लौट जाना चाहती थी। जीसू जानना चाहता था इसकी मॉम आखिरी सांस तक उसके डैड को लव क्यों नहीं कर पाई। उसके डैड को खुद पता नहीं था कि अगर मेरे को कारण पता होता तो मैं ऐसे मजनू थोड़ी ना बनता। यून बाई डेट से वापस आके कैंग हायक से जानना चाहती थी वो कोरियन गर्ल्स को डेट क्यों नहीं करता है। उसका रीजन बताता है इसकी मॉम कोरियन थी, उन्होंने इसके डैड को छोड़ा जिसकी वजह से उसके डैड की डेथ हो गई और अपने डैड के गुजर जाने के बाद से बच्चा होने की वजह से उसने दर की ठोकरें खाई, कभी किसी के डोर पर तो कभी किसी के डोर पर होता था। यहाँ तक कि फिर इसकी मुलाकात यून बाई के डैड और सुनवू से हुई थी। बोलता है वैसे इसके डैड और मॉम जब तक एक साथ थे वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा लव करते थे, मगर अपनी मॉम और डैड के गुजर जाने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो कभी भी कोरियन गर्ल को डेट नहीं करेगा। यून बाई को सुनकर अफसोस होता है। कैंग हायक यून बाई से बोलता है जब वो दोनों सिर्फ यहाँ हैं तो किस करने को पूछता है, पर सुनकर यून बाई का पाँव फिसल जाने से इरादा कैंसिल हो जाता है। कैंग हायक यून बाई के चीक्स को छूते देखकर जीसू वहाँ कर उसे बोलता है वो चीट कर रहा है, उसने खुद कल बोला था कि छूना मूना अलाउ नहीं है, तो रूल को क्यों तोड़ रहा है। फिर जीसू चमचमाती गाड़ी में उसे एक्सपेंसिव होटल लेकर जाता है। जीसू को यून बाई से सुनकर कि उसने कैंग हायक के साथ रामेन खाए हैं इसे हंसी आ जाती है। इस बुढ़े लीचर लपाड़ पुअर से तवक्को भी यही थी। फिर इसे इस खेल को यही फिनिश करने को बोलता है कि ये सब तकलीफ दे है। वो बताती है वो किसी के साथ खेल नहीं खेल रही है, बल्कि अपनी लाइफ में पहली बार अपने दिल की सुनकर चल रही है। वो जानना चाहती है वो किसे ज्यादा लाइक करती है। जीसू सुनकर बोलता है बात कुछ सेंसिबल नहीं लगती है। जीसू से बोलता है वो इसे लाइक करता है, इसे किसकी है और इसके लिए रामेन भी बनाए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे ही लाइक कर सकती है, दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। हाय ऊपर से फिर वो चार जीसू है जिसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वो बोलती है क्यों, लाइक करने के लिए कोई जबरदस्ती है क्या। ऐसे बोलता है उसकी घिसी पिटी लाइफ से छुटकारा पाने के लिए ये बेस्ट चांस है। इसे शॉप को छोड़ने और इसको इसके घर को बेचने का बोलता है। वो सुनकर हैरान होती है। बोलता है वो उसकी जॉब अपनी कंपनी में अरेंज करवाएगा और रहने के लिए इसी होटल में जगह ले रखी है उसने इसके लिए। उसे समझ नहीं आती है। इसे बोलता है इस छोटी जगह पर स्टक हो चुकी है, वो अपने आसपास लग्जरियस लाइफ को देख ही नहीं पाई, जिसके लिए इसे इस जगह को फौरन छोड़ना होगा। वो चुपके से मीट की बाइट लेकर प्लेट में दोबारा उलट देती है कि ये मीट उसके काम का नहीं है। वहाँ से चली जाती है। वो उसके पीछे गुस्से में जाता है कि उसके ऐसे इंसल्ट करके जाने को वो कभी नहीं भूलेगा। वो इससे पूछती है अगर वो इससे चासंग छोड़कर उसके घर रहने को आने को बोले तो क्या वो आ जाएगा। वो बोलता है पर तुम्हारे घर में तो बेड भी नहीं है, मैं कैसे आ सकता हूँ। वो पूछती है तो फिर तुम मुझसे ऐसा क्यों बोल रहे थे। बोलता है मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा था क्योंकि रामेन शॉप पे काम करने से ज्यादा फायदे तुम्हें मेरी कंपनी में काम करने से मिलेंगे
और तुम्हारे घर के रूम छोटे हैं और होटल के रूम ज्यादा लग्जरियस और बड़े हैं, और उसके पास दौलत है तो वो उसके लिए बेटर चीजें करना चाहता है। वो उसके हार्ट पर हाथ रखकर बोलती है, जीसू तुम्हारे पास बहुत ही नाइस हार्ट है जिसे वो देख नहीं सकी, और उस पर गुस्सा करती रही और उसे बोलती है हर चीज को पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनना और हमेशा ऐसे ही नाइस रहना। वो हैरानगी से सुने जा रहा था, मतलब क्या है। उसे जाते देखकर दोबारा उसका हाथ पकड़कर उसे बोलता है अगर वो ऐसे चली गई तो इनके बीच सब खत्म हो जाएगा, जिसे वो खत्म करना नहीं चाहता है। इसे बताता है जो उसने अभी सब बोला है वो सब सिर्फ और सिर्फ इसके साथ होने से पॉसिबल है। उसे बताता है वो उसे हर हाल में बेटर हालत में देखना चाहता है, उसे कंफर्ट करना चाहता है, पर वो उसकी बातें सुनकर दोबारा नॉनसेंस बातें करने से मना कर देती है। डोंगजू कोच फिर इयोनबाई को लग्जरियस होटल से बाहर निकलते देखकर छुप-छुप कर देखने लगते हैं। इन्हें आइडिया नहीं था वो यहाँ क्यों थी। डोंगजू को लगता है जैसे वो रो रही थी। कोच हैरानगी से मुड़ता है उसकी तरफ। दोनों को एक दूसरे के क्लोज होने से कुछ होता है और अनकंट्रोल होकर वहाँ पर लगे ट्री के पीछे किटपिट स्टार्ट हो जाती है, जो कि ऑलरेडी कब से छुपा कर चल रही थी। कैंग हायक इसका वेट कर रहा था एज यूजुअल। वो उसका हाथ खुद से दूर करके इसे बोलती है आज वो अकेला रहना चाहती है। वो भी समझ जाता है, जाने देता है। जीसू अकेला बैठा रोते हुए केक खाते इयोनबाई को याद कर रहा था। शायद आज उसकी बर्थडे थी। उसे याद आता है अभी थोड़ी देर पहले उसे छोड़कर जाती हुई उसे बोलती है कि शेर को घास खाना जचता नहीं है और अगर वो मुसलसल घास खाता रहा तो उसे इंडाइजेशन हो सकती है, और वहाँ से उसे छोड़कर चली गई थी। इधर इयोनबाई को जीसू की सभी बातें सभी पल याद आ रहे थे। उसके मन में जीसू के लिए फीलिंग्स थी जिन्हें वो एक्सेप्ट भी करती थी, मगर साथ में बोलती है वो बुज़दिल है, और अगले मोमेंट में खुद को प्रेज करती है कि वो पहले की तरह इमोशनल नहीं हुई है, बल्कि उसने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। मतलब इस बार भी उसने अपने दिल की नहीं सुनी थी, बल्कि फिजिकल चीजों जैसे उन दोनों के बीच में एज, दौलत, स्टेटस को लेकर फैसला किया था। इधर मिस्टर चा को पता चल जाता है कैंग हायक उसकी वाइफ का पहला लड़का है। मिस्टर चा परेशान थे, जीसू अभी तक वापस नहीं लौटा था। कैंग हायक सोती इयोनबाई के रूम में जाकर उसे चादर उड़ाता है, उसकी गिलासेस उतारता है और उसे छूते छूते अपना हाथ पीछे कर लेता है कुछ सोचकर। फिर अपनी पॉकेट से हेयर पिन निकालकर उसके सर पर लगाकर रूम की लाइट ऑफ करके वापस लौट जाता है। उसके पास आने से इयोनबाई की आंख खुल चुकी थी, वो जाग रही थी। हेयर पिन को देखकर मुस्कुराने लगती है। कैंग हायक बहुत ज्यादा एक्साइटेड था तो रात के मिड में वॉक के लिए बाहर निकल जाता है। उसके शॉप से दूर जाते हुए तभी जीसू पीछे से आता है और कैंग हायक के वहाँ पे न होने की वजह से सोती हुई इयोनबाई के पास आता है, क्योंकि इयोनबाई के रूम का डोर तो कैंग हायक पहले ही तोड़ चुका था। जीसू से सोते हुए देखने लगता है। दोबारा वो भी इसको चादर उड़ाकर सर सहलाने लगता है। जीसू के सर सहलाने से उसे लग रहा था कैंग हायक वापस आ गया है सोने के बजाय, जिसे सुनकर जीसू को शॉक लगता है क्या अनियन यहाँ था। वो भी सुनकर जाग जाती है। अभी तुम कहाँ से टपक पड़े हो फिर से। वो उसे बताता है वो उसके स्टूपिड बात का पता लगा चुका है, शेर भी घास खाते हैं। वो पूछती है ये भी कोई समय है बताने या दिखाने का। इससे पहले कि कोई इनको देखे इसे वहाँ से भगाना चाहती थी, पर वो बहुत ही ढीठ था। इसे लेकर वहीं पे नीचे गिर जाता है और उसे भी अपने पास से उठने नहीं देता है। उसको बोलता है वो उसके साथ आज यहीं पर सोएगा। बोलती है अबे पागल हुई हो। चीखता है हाँ पागल हुआ हूँ, तुमने ही मुझे पागल किया है, वरना मैंने जब से आंख खोली है पहली बार फर्श पर सोने जा रहा हूँ। इसको बोलता है क्रेजी यंग प्रिटी थिंग, आज सिल्वर पॉट की बजाय तुमने जैक पॉट का रोल बहुत अच्छे से निभाया है। वो बोलती है तुम फिर बकवास करना शुरू हो गए हो। वो खुद को इससे छुड़वाने लगती है, जिस पर गलती से इसकी चिन में एक ठोक जाती है। वो चीखता है, जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख देती है। इधर बाबूल बाथरूम में फ्री होने के लिए फंसा हुआ था, काफी जोर लगा रहा था। उसे लगा जीसू की जैसे उसने आवाज सुनी है, पर बेचारा वहाँ से जा भी नहीं सकता था। इधर वो इससे पूछ रही थी इनके बीच में सब खत्म जो कर आई थी, फिर वो यहाँ क्यों आया है। उससे पूछता है क्या तुम मेरे बिना नॉर्मल रह सकती हो। उसे अच्छे से पता था इयोनबाई के दिल में वो कहीं ना कहीं जरूर है। इसे चुप देखकर खुद से बोलता है पर मैं तुम्हें देखे बिना नहीं रह सकता हूँ। बोलता है मेरे को खुद नहीं पता कि मैं इतना चिपकू क्यों हुआ जा रहा हूँ, मगर सच में मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है। और बोलता है इस समय मुझे नहीं पता मुझे किसी और चीज के बारे में जानना है या नहीं, किसी चीज की जरूरत है या नहीं, बस मुझे तुम्हें होल्ड करना है। वो चुपी से इसे सुने जा रही थी, क्योंकि फिर वो एकदम से सेंसिबल बातें जो करने लगा था। इधर कैंग हायक को रास्ते पर फॉलो करते हुए मिस्टर गू और मिस्टर चा मिलते हैं। इधर इयोनबाई उसके बाजू पर सर रखी हुई ऐसे पूछ रही थी क्या इसका बाजू दर्द तो नहीं कर रहा या सो तो नहीं गया है। बोलता है नहीं, और डरते डरते दूसरा बाजू इसकी चेस्ट पर रखता है। और वो चीखती है क्या करने जा रहे हो, तुमने बोला सिर्फ मुझे होल्ड करना चाहते हो, चेस्ट पर कहाँ जा पहुँचे हो। बोलता है पर तुमने
मैंने भी तो 2 बार मेरी चेस्ट को छुआ था, तो मैं क्यों नहीं छू सकता हूँ। बोलती है पागल हुई हो, मैन और वुमेन की चेस्ट तुम्हें क्या लगता है सेम होती है। और हंसते हुए बोलता है तो फर्क भी क्या होता है। और इसकी फिर से ओट पटांग बातें सुनकर वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर इसे खींच कर अपने सीने में छुपाकर सो जाता है और उससे बोलता है अब मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से होल्ड किया है। और फिर इसको थपथपी देकर सुलाने लगता है। वो इसके सीने में छुपी मुस्कुराती हुई सो जाती है। और फिर यहीं पर 13th एपिसोड का एंड हो जाता है। तो बस थोड़ी सी देरी के बाद बहुत जल्द मिलते हैं 14th एपिसोड के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के बटन का कान मरोड़ देना। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे जरूर बता दीजिएगा, थोड़ी और मोटिवेशन मिल जाएगी। और मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब ठोकते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग लवली बडीज।